आपको मूलतः तो ये चुनाव जो है संविधान कार्यान्वयन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है कड़ी है और लोकतंत्र का रक्षा चुनाव आवधिक चुनाव से जो है निर्धारित होता है। यदि चुनाव आवधिक न हो तो वो जो है लोकतंत्र पर खतरा माना जाता है। खुशी ये है कि चुनाव हो रहा है और अभी की अवस्था में यद्यपि हम लोगों के संविधान के हिसाब से निर्वाचन प्रणाली में दो है, एक प्रत्यक्ष और एक समानुपातिक। ऐसे अवस्था में किसी भी देश में जहां मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो वहां पर किसी पार्टी विशेष को बहुमत आने का स्थिति नहीं बनता, तो स्वाभाविक एक गठबंधन की बात आ जाती है। और गठबंधन में दो सिद्धांत है, चुनाव के बाद किया जाए या पहले किया जाए। राजनीतिक शास्त्र यह कहता है कि चुनाव के पूर्व का गठबंधन जो है वह स्वस्थ गठबंधन माना जाता है। कम से कम लोगों को मालूम रहता है कि कौन सी पार्टियां ये गठबंधन बनाई है, उनका जो है न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है। जैसे हिंदुस्तान में है एनडीए है, यूपीए है, एक ऐसा गठबंधन है जो चुनाव के पहले ही लोगों को पता रहता है और जिस गठबंधन को विजय मिलता है वो सरकार बनाता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है। और ये भी सुखद पक्ष है कि नेपाल में जो गठबंधन बना है उस निर्वाचन के पूर्व ही बना हुआ है, चुनाव के पहले। अब रहा इस क्षेत्र की बात, तो ये सही बात है कि इस बार हम ये चुनौतीपूर्ण चुनाव तो है और क्षेत्र का जो बनावट है वो भी चुनौतीपूर्ण ही है। इसके विगत के चुनाव में हम लोगों ने जो है पार्टी नहीं थी, तो नेकपा एमाले नाम की एक पार्टी है, उसके चिन्ह को हम लोग सिर्फ प्रयोग किए थे, उस पार्टी में गए नहीं, जो कानूनी एक व्यवस्था है। लेकिन इस बार अपना ही स्वयं जो है जनता प्रगतिशील पार्टी, जो मूलतः किसानों की पार्टी है, किसानों को हकीकत की पार्टी है। संसार में हर एक उत्पादन करता अपने उत्पादन का मूल्य स्वयं निर्धारण करता है किसान के बाहर। किसान ही एक ऐसा समुदाय है, वर्ग है, जो उत्पादन तो करता है उसका जो है, लेकिन वो मूल्य का निर्धारण बिचौलिया करते हैं या बाजार करता है। और इसीलिए दक्षिण एशिया के सभी किसानों की हालत जो है बदतर है, नेपाल में भी उससे परे नहीं है। तो हम लोग की पार्टी का मूल ये विषय है कि एक किसानों की पार्टी है, दूसरा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के हम पक्षधर हैं। तीसरी बात है यहाँ का कुछ ऐसा भाष्य तैयार हुआ है जिससे नेपाली राजनीति को अभी तक जो है पीड़ित बनाया हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में राष्ट्रवाद या देशभक्ति। राष्ट्रवाद एक ऐसा भाष्य है जो किसी न किसी के विरुद्ध में लक्षित रहता है। किसके विरुद्ध में राष्ट्रवाद? इसका पुराना इतिहास ये है कि जब कई देश जो है विदेशों पर गुलाम थे, उस समय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चला हुआ था, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। उस समय राष्ट्रवाद जो है प्रगतिशील था। लेकिन बाद में राष्ट्रवाद का एक ऐसा मतलब परिभाषा बना कि किसी न किसी के विरुद्ध में जो है वो राष्ट्रवाद को प्रयोग किया गया जो है हम लोग। और दूसरा है देशभक्ति, पेट्रियटिज्म। हम लोग देशभक्ति के पक्ष में। तीसरा जो है बहुत बड़ा है अदालत या न्यायालय। अदालत का काम है एक अदालत फैसला कर देना, जरूरी नहीं कि न्याय हो वहां पे। हम लोग नेपाल में जो अपना है वो अदालत प्रणाली अपना है। हिंदुस्तान में है न्याय प्रणाली, वहां न्यायमूर्ति, न्यायालय के नाम से हमारे वहां अदालत, न्यायाधीश। तो ये ऐसे कुछ भाष्य हैं जिसको हम लोगों को बदलने का वो है। और अब रहा क्षेत्र की बात, तो मेरा इतना ही है कि हमारे प्रतिनिधित्व काल में हमारे क्षेत्र की आम मतदाता, आम जनता का किसी भी प्रकार से उनको लज्जित नहीं होना पड़ा मेरे कारण से। कोई भ्रष्टाचार का या कोई अनैतिक कांड हुआ हो, इससे जो है क्षेत्र की जनता को लज्जित होना नहीं पड़ा और भविष्य में भी नहीं होना पड़ेगा। सही आप लोगों से हम कहें तो इस चुनाव को हम लड़ना नहीं चाहते थे। करीब हम 7 चुनाव लड़ चुके थे, 8वां आए, 2 हारे, 5 जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक नेपाल के सबसे सर्वाधिक धनी व्यक्ति विनोद चौधरी, जो विदेशों में भी इनका कारोबार है कई देशों में, और इनको डॉलर अरबपति के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स पत्रिका में इनका नाम है 3400 कुछ में। वैसे व्यक्ति चुनाव लड़ने यहाँ चले आए नेपाली कांग्रेस की ओर से। मेरे लिए एक धर्म संकट ये हो गया कि यदि हम न लड़ें
तो लोग कहेंगे हम उनके हाथ बिक गए जो, क्योंकि इतना संपन्न है कि तो अपना इस धर्म संकट को बचाने के लिए भी इस बार चुनाव लड़े। और मुझे विश्वास है यहाँ के मतदाताओं के प्रति, जैसे विश्वास मिलता रहा है आगामी दिन में भी मिलेगा। यद्यपि चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, लेकिन जो है आम मतदाताओं पर मेरा भरोसा है। विभिन्न राजनीतिक दलों से आप कई बार सत्ता में पहुंचे हैं जी, तो ऐसे में जिस विचारधारा को आप लेके चल रहे हैं या लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग समझ पाएंगे, कितनी सीटें आप निकाल पाते हैं इस चुनाव में? ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव किसी के लिए भी कहना मुश्किल है। अभी का जो चुनाव ऐसा होगा कि ये पूरा गणित जो है सरस्वती देखने के बाद लगता है कि सबसे बड़ा पार्टी के रूप में एक पार्टी नेपाली कांग्रेस आ सकता है, लेकिन वो भी गठबंधन में गया है। कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं किया इस बार। इस चुनाव का सबसे बड़ा जो है रोचक पक्ष ही है। एक चीज बताइए, जनता प्रगतिशील पार्टी जो है जी, इस समय आपके पूरे नेपाल अधिराज भर में कितने उम्मीदवार? 12 सांसदों पे हम लोग लड़ रहे हैं, 12 सांसद और 21 जो है प्रदेश सभा सदस्य का जो है विभिन्न प्रदेशों में मिला के। गठबंधन कितने दलों से है? गठबंधन तो हम लोग का तालमेल है, गठबंधन नहीं है किसी के साथ, तालमेल है। जैसे इस क्षेत्र में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने जो है अपने उम्मीदवार को कल वापस करके हम लोगों के समर्थन में कल वापस कर दिया। तो ऐसे और अन्य जगहों पर 1-2 जगह। तो क्या माना जाए ये स्वस्थ राजनीति की शुरुआत है? नहीं, हम तो बताया कि गठबंधन अपने आप में, गठबंधन हमारा संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन कोई भी पार्टी अकेले लड़ने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। दूसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष है खिचड़ी बीमार लोग खाते हैं। तो ये स्थिति। काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है इस क्षेत्र की जनता के, आप चहेते रहे हैं, जिस तरह का आपका पिछला इतिहास रहा है, इसके आधार पर आपने कहा कि ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया जो यहाँ के लोगों को लज्जित करे। तो ऐसा कौन सा कार्य जो यहाँ के लोगों को सम्मान दे रहा है? नहीं, पहले तो यहाँ का विकास निर्माण में हमारी भूमिका जो रही है वो सकारात्मक हरदम रहा है। दूसरा जो यहाँ का जो स्थानीय समस्या था, जैसे नागरिकता का समस्या बहुत जटिल समस्या था, कभी किसी समय हुआ करता था, आज वो करीब करीब जो है अब कुछ ही रह गया है, उसको समाधान करने में हम लोग सफल हुए। यहाँ जमीन का जो है स्वामित्व का समस्या था, जमीन लोग जोत रहे थे लेकिन उनके नाम से मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो वैसा करीब करीब हल हो गया है। कुछ जगह भी बाकी है। ये यहाँ का स्थानीय सिंचाई का समस्या हुआ। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या हम बताया कि गन्ना का समस्या, जो खेती का किसानों का समस्या है, ये देश भर का समस्या है। फिर जो है 65% नेपाल में किसानों का, तो पूरे एशिया की बात, हाँ, आबादी है। तो ये किसानों का समस्या जो है, ये इसको जो है हम लोग कितना हल कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। क्या आप मानते हैं जिस तरह का विकास होना चाहिए था इन क्षेत्रों में, उस तरह का विकास हुआ है? देखिए, मित्रता, सुंदरता और विकास का कोई अंत नहीं होता। आप संतुष्ट हैं? नहीं है, हम अपने नहीं है। हम जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे उस दिन विकास रुक जाएगा। तो इसलिए जिस दिन हम विकास के लिए व्याकुल रहते हैं। इस चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? चुनाव जीते तो करेंगे क्या? पहले तो यही सम्मान की रक्षा करना है हमको। दूसरी बात जो है, जो विकास का काम आगे बढ़ा है, अधूरा रह गया, उसको पूरा करना है, ये जो है। तीसरा जो है, कुछ ऐसे विकास का अभी भी काम है जो अभी शुरुआत नहीं हुआ है। जैसे हम लोग के वहाँ एक बाढ़ का समस्या वगैरह है जो अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। और ये सही है कि नेपाल और हिंदुस्तान के बीच के जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक हमारे वहाँ न हिंदुस्तान में बाढ़ का समस्या हल हो पाएगा। ये संयुक्त समस्या है, उस पर काफी कुछ कागजी रूप से आगे बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में अभी जमीन पर आना भी अभी समय लग रहा है उसमें। जो एक प्रश्न यहाँ पे फंसता है कि आप कई दलों में रहे और अभी अपना जो है प्रगतिशील पार्टी जो आपने बना रखा है, तो लोग कंफ्यूज होंगे कि आपकी विचारधारा है क्या? मेरे विचारधारा से लोग वाकिफ हैं। यदि दल की बात, जहां तक हम कुछ ही दिन हम लोग जो है विगत के चुनाव में किसी दल में नहीं थे, इसलिए निर्वाचन चिन्ह उधार लेना पड़ा। और उसके पहले तो हम लोग दल बनाए हैं, दल जो है निर्माण किए हैं। सद्भावना पार्टी बनाए, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी बनाए, अभी जनता प्रगतिशील पार्टी बनाए हैं। क्योंकि उसका एक लंबा फहरिस्त है कि इस विषय पर मेरा मानना यह है कि मधेश का समस्या इस देश का समस्या है। हम लोगों ने क्षेत्रीय रूप से करीब करीब 3 दशक तक आंदोलन किया।
क्षति काफी हुआ, उपलब्धि कम हुआ। इसलिए कि जो अन्य दल थे वो समझते थे कि मधेसी अपना समस्या स्वयं हल कर लेगा, जो हो नहीं पाया, और हम लोग भी उसी गफलत में पड़े रहे। तो हुआ क्या कि हम लोग ये स्थापित नहीं कर पाए कि ये देश का समस्या है। आज ये स्थापित करने में हम लोग सफल हुए कि ये देश का समस्या है, एक चीज। दूसरा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि संविधान बनते समय हम लोगों ने जिस राज्य पुनर्संरचना, स्टेट रिस्ट्रक्चर की बात की थी, वो भौगोलिक पुनर्संरचना में सीमित हो गया। सिर्फ जो है भूगोल बढ़ते बढ़ते जो है ये इतना जिला इस प्रदेश में रहेगा, इतना जिला इस प्रदेश में रहेगा, उसी में सब लोग संतुष्ट है। उसमें हमारा भी गलती है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पाए कि राज्य पुनर्संरचना हो गया, राज्य का अंग का पुनर्संरचना नहीं हुआ है। जो पहले से चला आ रहा है वही अभी भी चल रहा है। तो अभी सबसे बड़ी, और इसके वजह से क्या है कि नेपाल में कोई भी सरकार बने, हम कोई भी सरकार अनुभव के आधार में कर रहे हैं, वो लोकप्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका राज्य का जो बनावट है, संरचना का बनावट है, वो लोकप्रिय होने नहीं देगा। इस लड़ाई को जो है थोड़ा सा हम लोग मुखरित कर रहे हैं। फर्श से अर्श तक की राजनीति आपकी है नेपाल में, और विभिन्न पदों पर रहे भी हैं। इस समय नेपाल आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, क्या आते हैं, भविष्य क्या है नेपाल का? देखिए, दो चीज है इसमें। नेपाल का अवस्था न श्रीलंका जैसा भी खराब नहीं है। इसके दो कारण है। जहां कृषि पर आधारित अर्थतंत्र रहता है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है संकट का अवस्था नहीं रहता है। नेपाल का ज्यादा जो है अर्थतंत्र का जो भाग है वो कृषि पर आधारित है। करीब 30% जीडीपी का हम लोगों का योगदान कृषि पर आधारित है। दूसरा है रेमिटेंस पर, जो विदेश में गए हैं हमारे जो कामदार लोग, वो जो भेज रहे हैं वहां से, उस पर जो है आधारित है। इसलिए बहुत बड़ा संकट में नहीं जाने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा छलांग भी लगाने वाला नहीं है विकास के उसमें जो है। ये तथ्य बात है। नेपाल संकट में एकदम श्रीलंका जैसा हो जाएगा, ये कोई कह रहा तो गलत है, वैसा भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारा जो भौगोलिक बनावट है और अवस्थिति है, हम दो विशाल सभ्यता के बीच में हम हैं, पुल का काम कर रहे हैं। एक भारतीय हिंदुस्तानी सभ्यता और एक चाइनीज सभ्यता। तो जो हमारा जो यहाँ भूभाग है वो कोई रेगिस्तान है नहीं, इसलिए लोग जो है जो भी उपजनी कर लेते हैं तो जीने खाने के लिए हो जाता है। जो स्थिति है, भूगोल हम लोगों को साथ दे रहा है। क्या अर्थतंत्र, विश्व में जो अर्थतंत्र में गिरावट आ रही है, उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से नेपाल में पड़ा है, प्रगति पर पड़ा है, अन्य देशों में भी पड़ा है। नेपाल उससे अछूता नहीं है, लेकिन एकदम जो है नेपाल, ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं कि आर्थिक स्थिति बेहद खराब है नेपाल की। नहीं, बेहद नहीं है, ये आंकड़ा गलत है। अभी वर्ल्ड बैंक का पिछला जो है रिपोर्ट देखे थे आज से 3 हफ्ता पहले, तो उसने जो है हमारा ग्रोथ रेट को पहले की अपेक्षा कम दिखाया, 4.8 में दिखाया है, लेकिन अन्य का तो 2 और किसी का माइनस में भी चला गया है। इसलिए ये क्या अंदेशा है, या मतलब आपकी गणित जो है क्या कहती है, कब तक नेपाल स्टेट होकर चलेगा? ये तो विश्व में कोई नहीं जानता है कब जो है रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। उसका मार जो है पूरे विश्व पर पड़ा हुआ है, इसे करके खाद्यान्न में, तेल में, उसके बाद में रशियन वो जैसे फर्टिलाइजर में, अनुभव क्या करता है, आयरन में, ये सब सारी चीजें जो हैं, इसका जो आंकड़ा कोई लगा नहीं पा रहा है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ में हो जो है तो उसमें। अब अनुभव मेरा तो, हम तो रूस में पढ़े हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जितना हम पुतिन को जानते हैं, वो किसी विषय को निष्कर्ष पर निकाल कर ही अपना मतलब अंतिम तक पहुंचते हैं। जितना हम तो रूस में पढ़े हैं, इसलिए हम रशियन मानसिकता को हम जानते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ना है पूरे भूगोल पे? नहीं, युद्ध खत्म हुआ तो एक ही बार बूम होगा अर्थतंत्र में, जो है एक ही बार जो है ग्रोथ तेजी से होगा। जो है युद्ध लंबा चलता गया, मेरा आंकड़ा है, मानना यह है कि रशियन यह चाहता है कि विंटर तक, मतलब जाड़े तक युद्ध को ले जाएं। उसका रणनीतिक रूप से वो जाड़ा को प्रयोग करना चाहता है, जिससे उसका सप्लाई जो है पश्चिमी राष्ट्र में, गैस सप्लाई, जिसकी आवश्यकता उस समय और ज्यादा होगी, जो रशिया से जाता है जो है, उससे वो पश्चिमी देशों को थोड़ा दबाव में डालना चाहता है और युद्ध वहां तक पहुंचाना चाहता है। आप इस बार
जो है लोकसभा का चुनाव न लड़ के राज्य स्तर का चुनाव में लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, हम तो प्रतिनिधि सभा का ही नहीं, चुनाव, प्रतिनिधि लोकसभा सभा का ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हम प्रदेश सभा में नहीं लड़ रहे। क्या संदेश देंगे आपने? आपको लोग मत दें, अंतिम सवाल है लोगों को। नहीं, सबसे पहले यह है कि अभी की अवस्था में हम सभी से जो है यही आग्रह करना चाहते हैं, ये लड़ाई अभी एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक धनवान के बीच की लड़ाई है। ये धन जो है स्थापित हो रहा है या राजनीतिक कार्यकर्ता का संघर्ष स्थापित होगा, ये यहाँ के मतदाताओं को जो है फैसला करना है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रमशः धीरे धीरे राजनीतिक कार्यकर्ता जो है विस्थापित होते जा रहे हैं और राजनीति भी बिचौलियों के हाथ में पहुंचती जा रही है। ये रोग कई देशों में, हमारे वहां तो और तेजी से फैलने लगा। ये जो है अर्थतंत्र तो बिचौलियों के हाथ में है ही है। यदि राजनीति भी बिचौलियों के हाथ में पहुंच गया तो हमारा जो लक्ष्य है, संविधान का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाएगा और उस पर एक संविधान ही जो है खतरे में यदि पड़ेगा तो लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस परिस्थिति को समझ करके ही मुझे लगता है कि हमारे मतदाता, हमारे यहाँ का नेपाल की जनता समग्र में इस चीज को समझेगी और हम पूरे देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ता की ओर से प्रतिनिधि पात्र के रूप में लड़ रहे हैं। ये एक देश का सबसे बड़ा संपन्न आदमी जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति प्राप्त संपन्न है, उसके विरुद्ध की लड़ाई और एक राजनीतिक कार्यकर्ता लड़ रहा हो, ये स्थापित करना जो है महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए आपके वहाँ मान लीजिए अडानी या वो लोग चुनाव लड़े और कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता लड़े, तो जो भेद है, फर्क है और जनता को किसके साथ देना चाहिए, ये जो है स्वयं जनता तय करेगी। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता ने हमको बारंबार जो है सहयोग किया है, विश्वास किया है मेरे ऊपर और विश्वास को मैंने खंडित कभी नहीं किया। इस बार भी विश्वास करेंगे और वो खंडित नहीं होगा। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक बीच की लड़ाई नहीं है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या दूसरा जो है राजनीति से परे लोग, एक धनवान आदमी, एक धनवान और एक राजनीतिक व्यक्ति के बीच में की लड़ाई।